वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट किया था और इसमें हम लोगों ने पहला जो टॉपिक था आपका बॉन्ड फ्यूजन के बारे में ठीक से पढ़ लिया था। ओके, और हमने ये पढ़ा था कि जो बॉन्ड फ्यूजन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन और एक आपका होता है हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ओके, तो इन दोनों के बारे में हमने डिटेल्स में जान लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कार्बोकैटायन के बारे में, कार्बो एनायन और कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में। ओके, तो इसको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। क्या बोला जाता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो देखिए, रिएक्शन इंटरमीडिएट तीन प्रकार से है। पहला है आपका कार्बोकैटायन, एक होता है आपका कार्बोनाइन और एक होता है कार्बन फ्री रेडिकल। ओके, तो हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। इंडिविजुअली तीनों की स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे और इनके हाइब्रिडाइज्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देखेंगे। हम ये देखेंगे कि यहां से जो क्वेश्चंस होते हैं किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो आपका टॉपिक है वो है आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है उसको देखेंगे पहले। ओके, अब रिएक्शन इंटरमीडिएट, कभी भी आप किसी भी रिएक्शन में, अगर कोई एक रिएक्शन है ए और उसमें अगर आप कुछ रिएजेंट डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने रिएजेंट डाल दिया एक्स और ये एक्स अगर इसके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा तो बीच में जो उनका बॉन्डिंग होगी, ए और एक्स के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही होगी उस दौरान, जिस वक्त इनके बीच में बॉन्डिंग होगी, इस स्टेट को हम बोलेंगे इंटरमीडिएट। और इस स्टेट में ए और एक्स आपस में आएंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और एट लास्ट ये क्या बना देंगे? ए एक्स का फॉर्मेशन करेंगे। किसी भी रिएक्शन में आप या तो रिएक्टेंट को ही देख सकते हो, ओके, ये ए है आपका रिएक्टेंट, और या तो आप प्रोडक्ट को ही देख सकते हो। इसके जो बनने की प्रोसेस है और इस बनने की प्रोसेस में जो आपका इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है, ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन जो होगा वो आप नहीं देख सकते। और यही जो इंटरमीडिएट होता है वो कई प्रकार से पाया जाता है। अगर यही इंटरमीडिएट कार्बन की क्वांटिटी में हो जाए, मींस कार्बन अगर कई सारी क्वांटिटी में कार्बन दिए गए हो, तो आपको वहां पर कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन और कार्बन फ्री रेडिकल को ढूंढना होगा। याद रखिए, कभी भी जब इस प्रकार से कोई रिएक्शन होती है कार्बन से रिलेटेड, ऑब्वियस है क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, तो कार्बन कंपाउंड्स से हम स्टडी कर रहे हैं, तो कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स होंगे आपको उनमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन देखना है, कार्बन आयन का फॉर्मेशन और कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि आप जानते हैं कैटायन की कैटेगरी या एनायन या फ्री रेडिकल की जो कैटेगरी थी वो हम पढ़ चुके हैं। वो कैसे? हमने देखा था कैटायन के केस में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन मिथाइल। ये क्या होता है आपका? इसे हम कहते हैं इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इसका मतलब कार्बोकैटायन के केस में 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री से, इसी प्रकार से 1 डिग्री और उससे मिथाइल से। तो अगर हम मिथाइल कार्बोकैटायन की बात करेंगे तो मिथाइल कार्बोकैटायन CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। 1 डिग्री की बात करेंगे तो इसका मतलब इस CH3 के साथ मीन CH2 के साथ पॉजिटिव चार्ज करके एक जुड़ा होगा। क्लियर सी बात है। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 2 डिग्री की, तो यहाँ पे आपके 2 R जुड़े होंगे CH फ्री कार्बोकैटायन, और यहाँ पे 3 की बात करेंगे तो 3 यहाँ पे आपके R के ग्रुप जुड़े होंगे और यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो इन सभी की स्टडी को हमें आज रिएक्शन इंटरमीडिएट में इंडिविजुअली स्टडी करनी है। आपको एक बात समझ में आ गई है कि कार्बोकैटायन का जैसे एक ट्रेंड होता है, मींस 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड सो ऑन, मींस दिस इज टर्शियरी कार्बोकैटायन, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन, दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन एंड दिस इज मिथाइल कार्बोकैटायन। ओके, तो अब हम क्या करते हैं? इंडिविजुअली सभी की स्टडी करते हैं। ओके, देखिए होता क्या है, आप जानते हैं कि जो आपका सबसे इंटरमीडिएट स्टेट होती है किसी भी रिएक्शन की, उसे हम क्या कहते हैं? उस रिएक्शन का इंटरमीडिएट। अब देखिए क्या होगा इसमें, आपके पास जो सबसे पहला कैटेगरी है वो आपकी फ्री रेडिकल की कैटेगरी। फ्री रेडिकल के बारे में हम समझते हैं। फ्री रेडिकल होता क्या है? एक्चुअली फ्री रेडिकल मीन्स कोई भी एक एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल ए, या फिर कोई भी एक एटम है जिसके पास उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है। यदि उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है, इसे क्या कहेंगे हम? ऑड इलेक्ट्रॉन। तो आपका यही स्पीशीज क्या कहलाएगा? फ्री रेडिकल कहलाएगा। ओके, आप इस बात को समझिए कि जैसे आपके पास एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं हम CH3 फ्री रेडिकल। ओके, ये मिथाइल फ्री रेडिकल है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे एक तरीके से, तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। आप जानते हैं कि इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है,
लेकिन इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 और 7, सॉरी। तो आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है इसका आउटर मोस्ट शेल में, ये आप समझ चुके हैं। लेकिन ये 7 इलेक्ट्रॉन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में किस रूप में अरेंज है उसको भी हम देखेंगे। तो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं। ओके। इसके अलावा जो फ्री रेडिकल्स होते हैं आपके, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और इनका जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है। मींस इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो कैसी होती है? शॉर्ट होती है। ओके। तो आप तो समझ गए, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज, हाईली रिएक्टिव, लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, एंड जो इसमें क्वेश्चन आता है आपका वो इससे रिलेटेड होता है, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्या बोला गया? इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इट मीन्स इट विल बी कलर्ड। ओके, मीन्स ये कलर शो करेगा। ऐसा क्यों बोला गया इसको देखते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जो आपका कोई भी ऐसी स्पीशीज जो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करे, मीन्स वो स्टेबिलिटी की ओर जाने की कोशिश करेगा। जब स्टेबिलिटी अटेंड करेगा तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा कि ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। आप जानते हैं इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये स्टेबल हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब इट इज ईगरली वेटिंग फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ताकि उसको एक्सेप्ट कर ले। कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो जल्दी से उसकी विसिनिटी में आ जाए, उसको एक्सेप्ट कर ले और मैं जल्दी से क्या हो जाऊं? स्टेबल हो जाऊं। तो इसीलिए क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है किसी भी दूसरे स्पीशीज के लिए जो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। ओके, ये लाइफ स्पेन शॉर्ट बोली गई है, जाहिर सी बात है जितनी जल्दी इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा उतनी कम समय के लिए वो एग्जिस्ट करेगा। ओके, ऐसे ही आपका पैरामैग्नेटिक नेचर बोला गया है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस पैरामैग्नेटिक नेचर? एक्चुअली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हो मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, तो ऐसे सब्सटेंसेस की एक खास बात होती है कि इनमें जो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इनमें बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है? इसका पैरामैग्नेटिक नेचर शो होता है। और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे? कलर्ड, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट में है तो कुछ समय बाद वो क्या करेगा? एनर्जी लेने के बाद एक्साइटेड स्टेट में क्या कर जाएगा? पहुंच जाएगा। और थोड़ी देर यहां रहने के बाद वापस जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में दोबारा आने की कोशिश करता है तो उस दौरान वो विजिबल रेंज की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। विजिबल रेंज, ओके, तो विजिबल रेंज की लाइट को जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो जो लाइट वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा उस लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। और यही जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, यही रिफ्लेक्टेड कलर जो होगा वो हमें विजिबल होगा। और इसी तरह से आपका क्या होता है? ये पैरामैग्नेटिक नेचर को हम प्रूव कर सकते हैं कि कैसे ये क्या है? कलर्ड कहलाता है। ओके, पैरामैग्नेटिक नेचर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, मींस ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो आप यहाँ पे ऑब्लिक में ये भी कह सकते हैं कि ऑड इलेक्ट्रॉन की अगर प्रेजेंस हो तब भी वो कैसा कहलाएगा? पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए, फ्री रेडिकल के बारे में हम इतना तो जान गए, अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डील करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके पास CH3 फ्री रेडिकल का एग्जांपल है। ओके, और आप जानते हैं CH3 फ्री रेडिकल का जो अगर ऑर्बिटल डायग्राम अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। ओके, अब आप सोच रहे होंगे ये कार्बन का क्या है? ये कार्बन का एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। ओके, अब देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन जो उसका रह गया वो एक इलेक्ट्रॉन इस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में चला गया। ये कौन सा ऑर्बिटल है? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जाएगा, और जो आपके बॉन्डेड ऑर्बिटल्स होंगे, मींस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे आपका ये ऑड इलेक्ट्रॉन था तो उसको अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में डाल दिया गया। अब आपके पास यहाँ पे जितने भी आपके बॉन्ड्स दिख रहे हैं ये सारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, मींस कार्बन का एक और हाइड्रोजन का यहाँ से एक आया होगा इसका, तो इस वजह से यहाँ पे एक हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस हुई है। और ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होने की वजह से क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयर्ड के फॉर्म में फिल हो चुके हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 4 और 2 6, और एक इलेक्ट्रॉन जो इसका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो हो गया 7।
इसका मतलब इसके पास 1 2 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ओके, ये क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम क्या कह सकते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो आप समझ गए हैं कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा उसमें हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में हमेशा क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होगी। और इसी तरीके से जो आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा उसमें आपका क्या होगा, उसमें आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको समझनी है। ओके, क्योंकि ये बेस आपका कंसेप्ट है। तो अगर आप ये समझ जाएंगे तो आने वाले जितने भी आपके कार्बोकेटाइन या कार्बन जो अनायन है उनके जो स्ट्रक्चर है वो भी समझ में आएंगे। ओके, तो आप तो एक समझ गए हैं कि यहाँ पे बॉन्ड पेयर और एक अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। इसके अलावा क्या होता है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितना होता है, आप जानते हैं 3 बॉन्ड पेयर। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं। पहले देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन अगर आप किसी का निकालना चाहेंगे तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। आप जानते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, आप जानते हैं सिग्मा बॉन्ड एक ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। प्लस लोन पेयर कितने हैं, आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो भी आपका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो 0 लोन पेयर। आप जानते हैं ये कंडीशन कैसी हो गई, 3 और 0 3 हो गया। और 3 कब हो सकता है, जब एक s का आ जाए और p के कितने ऑर्बिटल आ जाए, 2। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है। मींस कार्बन की जो सिचुएशन है यहाँ पे वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। ओके, तो कार्बन की मिथाइल फ्री रेडिकल में क्या हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है, दैट इज sp2, और वो हमने जान लिया कैसे। इज दैट क्लियर? तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और 0 लोन पेयर का केस है, तो इट मींस इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर कहलाएगा। ओके, तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर क्यों कहलाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके पास 3 क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स बने हुए हैं। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए। आप जानते हैं यहाँ पे कि जो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है इसका, वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल भी बनाता है। कहीं क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। ओके, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक में, वो है आपका इस कार्बन फ्री रेडिकल में के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी आप बताइए। क्वेश्चन ये पूछा जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इसके आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हम काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक ये क्या है, 7। तो टोटल कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं। और यही जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके आउटर मोस्ट में पाए जा रहे हैं, उनमें से एक तो इसका ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, और बाकी जो 6 बच गए इसके, वो सभी के क्या है, वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है बेटा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते हैं 6 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब 6 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने बॉन्ड्स आपको यहाँ दिखेंगे, 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड आपको यहाँ मिलेंगे। तो आप जानते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया, और वो 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो 3 बॉन्ड पेयर, जहां सिग्मा बॉन्ड बनेगा वहां बॉन्ड पेयर बनेंगे, जितना सिग्मा बॉन्ड बनेगा उतने बॉन्ड पेयर बनेंगे। ओके, और ये एक और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन आपका एक तो आता है यहाँ से, दूसरा क्वेश्चन आता है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले क्वेश्चन से। ओके, और तीसरा क्वेश्चन आपका ये 7 इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्वेश्चन आता है। कभी कभी ट्राइगोनल प्लेनर और उसके बॉन्ड एंगल को भी पूछ लिया जाता है। ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिए अच्छे से। ओके, नोट डाउन कीजिए। चलिए अब देखें एक क्वेश्चन और इसमें सबसे इंपोर्टेंट है। फ्री रेडिकल में एक एक्सेप्शन कभी कभी पूछ लिया जाता है, उसको भी देखेंगे। जैसे आपको दिया गया है CF3 फ्री रेडिकल कभी, ओके, और आपको दिया गया है CH3 फ्री रेडिकल, या इसके अलावा कोई और दूसरा। ओके, हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा आपका, एक्सेप्शनली अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो CF3 का स्ट्रक्चर पूछ लिया जाएगा। क्या पूछ लिया जाएगा, स्ट्रक्चर। तो बाकियों का तो स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ओके,
लेकिन जो CF3 का स्ट्रक्चर होता है ये आपका कैसा होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, पिरामिड स्ट्रक्चर। ओके, बस एक एक्सेप्शन ये है CF3 का, जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से याद रखें। बस एक एग्जांपल CF3 फ्री रेडिकल का है, इसको याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही अब आपके पास जो अगला टॉपिक है वो है हमारा कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सेकंड टॉपिक इज कार्बोकैटायन। देखिए, जैसे हमने कार्बन फ्री रेडिकल का एग्जांपल पढ़ा था, वैसे ये कार्बोकैटायन का एग्जांपल पढ़ते हैं। ठीक है, आपके पास एक एग्जांपल के लिए हम CH3 कार्बोकैटायन का एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा, H यहाँ पे होगा, ये C है आपका, ये भी एक H है। ओके, और इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये क्या है, वैकेंट 2p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। ओके, और बाकी चीजें हैं आपके पास, अगर यहाँ कार्बन ने इसके साथ बॉन्डिंग की होगी तो यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म होंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म होंगे, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और बाकी कोई इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में नहीं दिख रहा। बाकी जो आपका कार्बन का ये 2p का ऐसा ऑर्बिटल है जो वैकेंट रह गया है, तो जिस वजह से इसको हम कह रहे हैं वैकेंट 2p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले तो हमें यहाँ पता चला कि जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हम कितने कहेंगे इस कार्बन के चारों ओर, इसके और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ओके, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज है, आप देख रहे हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ हो गया, और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है। तो आप जानते हैं यहाँ पे 3 सिग्मा है, तो इसका मतलब 3 बॉन्ड पेयर बने हैं यहाँ पे, और लोन पेयर एक भी नहीं है, तो 0 लोन पेयर। तो टोटल आपके कितना हो गया, 4 नहीं, टोटल आपका हो गया 3। ओके, इसका मतलब 3 कब हो सकता है, जब एक s का हो और 2 p के ऑर्बिटल आपस में आ जाए, तो sp2 हाइब्रिडाइज भी हमने यहाँ पे निकाल लिया। इसका मतलब हम जान गए हैं कि यहाँ पे जो कार्बन है कार्बोकैटायन में, वो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। ओके, इसके अलावा हम ये जानते हैं कि ये जो आपका कार्बोकैटायन होता है, एक तो आपको पता चल गया है कि इसमें 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, 0 लोन पेयर होते हैं, या तो हम कह सकते हैं 3 बॉन्ड पेयर होते हैं प्लस आपका एक वैकेंट 2p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है। ओके, तो इस तरह से अगर कभी आपका बॉन्डिंग पूछ ले कि इसमें कितने बॉन्ड पेयर्स पाए जाते हैं, तो आप यहाँ पे जवाब दे सकते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए, इस केस में क्या होगा, आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर का केस होगा। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर आप sp2 हाइब्रिडाइज है, इसका मतलब ये भी स्ट्रक्चर में क्या कहलाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर कहलाएगा। ओके, और इसका भी जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। ओके, इसके अलावा आप जानते हैं जितने भी आपके यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर्स थे, इसका मतलब जितने भी बॉन्ड पेयर्स थे वो सभी के सभी कैसे स्टेट में थे, पेयर्ड स्टेट में थे, मींस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे इसमें। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब हम क्या समझे, इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। क्या कहलाएगा ये, डायमैग्नेटिक इन नेचर। ऐसा क्यों बोला गया, पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस हो, लेकिन हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस नहीं है, जिस वजह से हम यह कह सकते हैं कि ये क्या होता है, डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। अब समझिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस किन्हें कहते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वीकली रिपेल होते हैं। ओके, वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के जस्ट अपोजिट बिहेवियर शो करते हैं। ओके, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो इसका मतलब इसका बिहेवियर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। व्हाई इज इट सो, बिकॉज इट कंटेन्स ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस नहीं होती। तो इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे टॉपिक में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, एक यहां से आता है, दूसरा क्वेश्चन आपका इस वाले टॉपिक से आता है, तीसरा आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, और ज्यादा से ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका जैसे ये वाला जो आपका लिखवाया गया है यहां से भी पूछा जा सकता है। ओके, कि मिथाइल कार्बोकैटायन के केस में कितने वैकेंट 2p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, तो एक वैकेंट 2p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, यहाँ पे लिखा है आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नोट डाउन कीजिए। अब इसी तरह से हमारा जो तीसरा टॉपिक होगा वो है आपका कार्बन 9। ओके, देखिए
कार्बन आयन का मतलब क्या है? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, ओके, तो ये कार्बन आयन कहलाएगा। तो हम जानते हैं कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अगर आएगा तो वो कंडीशन कौन सी कहलाएगी? वो कुछ इस प्रकार से होगी। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, ओके। तो हम यहाँ पे कैसे समझ सकते हैं? कार्बन आयन की कंडीशन में एक एग्जांपल हमने ये लिया है, तो इसका स्ट्रक्चर भी हम देखने की कोशिश करते हैं कैसा बनता है। ये आपका कार्बन, ओके, और 3 हाइड्रोजन है इसके, तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो फॉर एग्जांपल हम इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और आप जानते हैं ये एक नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स भी है इसके पास और एक लोन पेयर के फॉर्म में है। तो क्या इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा? और अब हम इसके आउटर मोस्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसकी क्वांटिटी को काउंट करते हैं। 2 तो ये हो ही गए हैं, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है। मींस इसका ऑक्टेट कैसा है? कंप्लीट है। क्लियर? तो ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब ये स्टेबल है। ये बात हमें समझ में आ गई। इसके अलावा हम जानते हैं कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इन 8 इलेक्ट्रॉन में भी किस तरह से है आप जानते हैं। एक सिग्मा ये रहा, दूसरा सिग्मा और तीसरा सिग्मा। तो हम कह सकते हैं इसमें 3 तो बॉन्ड पेयर बनेंगे, क्योंकि जितने सिग्मा आपको बॉन्ड मिलेंगे उतने ही बॉन्ड पेयर मिलेंगे। प्लस क्या आपको कोई लोन पेयर नजर आ रहा है? जी हाँ, ये देखिए ये लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर आपने यहाँ पे लगा लिया। आप बताइए 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो ये क्या कहलाता है? एक s का ऑर्बिटल, और p के कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल, ओके। तो sp3 आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी। और इसके अलावा अगर sp3 है तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करेगा। इस बात को आप ध्यान में रखें। इसका मतलब इसका जो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? इसको देख सकते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए इस केस में क्या है, यहां से क्वेश्चन कहां से आता है? इसके ज्योमेट्री या इसके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है। एक्चुअली जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमने यहां लिखा है वो हमने इसकी ज्योमेट्री बताई है, लेकिन हमने इसका शेप नहीं बताया। हम जानते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का जो शेप होता है उन सभी पॉइंट्स को मिलाकर बनता है, ओके। जब तक आपने इन पॉइंट्स को नहीं मिलाया था तब तक वो ज्योमेट्री कहलाएगी, लेकिन आपने जब इन पॉइंट्स को मिलाकर एक उसका स्ट्रक्चर देखा तो वो एक शेप निकल के आया। तो इसका जो शेप होगा एक्चुअली वो होता है आपका पिरामिडल होता है। कैसा होता है? पिरामिडल, ओके। और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसमें एक लोन पेयर की प्रेजेंस होती है। तो एक लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ना होके इसका स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है, ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, ओके। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है लगभग इसके करीब होता है 109.28, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप CH4 का स्ट्रक्चर खोल के देखेंगे तो वो भी कुछ स्ट्रक्चर आपका ऐसा नजर आएगा, ओके। तो इसका जो ज्योमेट्री है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अभी इसकी, क्योंकि हम इसके पॉइंट्स को अगर मिलाते हैं तो हमें क्या निकल के आती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, ओके। तो ये निकल के आता है। आपको इस चीज समझ में आ गई है, तो इसका मतलब अब आप इसका स्ट्रक्चर इलैबोरेट कर सकते हैं। देखिए कैसे। आपने ये देखा कि ये जो आपका कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर था कार्बन आयन का, वो कुछ इस प्रकार से था। 2 लोन पेयर, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। क्या मैं कह सकता हूं कि ये सिमिलर स्ट्रक्चर इसके है अकॉर्डिंग? आपने अमोनिया का नाम सुना होगा। अमोनिया होता है आपका NH3, तो अमोनिया का एक फ्री रेडिकल N और बाकी 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स। अगर आप इन दोनों का स्ट्रक्चर को कोरिलेट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे के समान है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे के समान हो, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं आइसोस्ट्रक्चरल्स। These two species are isostructural of each other, तो हम कहेंगे आइसोस्ट्रक्चरल, ओके। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि विच अमंग दीज इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ अमोनिया, इनमें से कौन सा अमोनिया के आइसोस्ट्रक्चरल होता है? तो आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए गए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जैसे दिया गया आपको, आपसे बोला गया मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल। दूसरा ऑप्शन दे गया मिथाइल कार्बन कार्बोकैटायन। तीसरा ऑप्शन दिया गया मिथाइल कार्बोनाइन, और चौथा ऑप्शन दिया गया आपको नन ऑफ द अबव, ओके। आप जानते हैं मिथाइल कार्बोनाइन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अभी हमने ये देखा कि जो मिथाइल कार्बोनाइन का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? कुछ इस प्रकार से होता है, ओके। तो इसका मतलब
स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सा सही होगा, मिथाइल कार्बोनाइल। ओके, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनता है। अब आपके पास ये जो टॉपिक था रिएक्शन इंटरमीडिएट, उसमें आपने ये देख लिया कि कार्बोकैटायन जो होता है, कार्बन आयन जो होता है और कार्बन फ्री रेडिकल जो होता है, उनके बारे में हम आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम जानते हैं इसका आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन में से 3 तो इसके पूरे बॉन्ड पेयर होते हैं, लेकिन इसका एक क्या होता है, वैकेंट 2p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ओके, और इसका जो होता है आपका, ये होता है 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। ओके, और 7 इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है, इसमें 3 बॉन्ड पेयर तो होते ही है, 0 लोन पेयर होता है, या हम कह सकते हैं 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑड इलेक्ट्रॉन भी कहा जा सकता है इसे। ओके, तो इसके अलावा हम जानते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या निकल के आता है कार्बोकैटायन का, हमने देखा कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। पिरामिड होता है, नहीं पिरामिड नहीं, सॉरी, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है और 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाता है। सेम एज इट इज इसका भी है, ट्राइगोनल प्लेनर इसका भी स्ट्रक्चर होता है, नहीं इसका आपका होता है पिरामिड। ओके, और बॉन्ड एंगल्स का 109 डिग्री 28 मिनट्स, और इसका जो होता है आपका क्या होता है 3 बॉन्ड पेयर में, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। एक्सेप्ट, यहां पे मैंने एक्सेप्शन बताया है CF3 का एक्सेप्शन, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, ये होता है पिरामिड स्ट्रक्चर। ओके, और इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन आप जानते हैं sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp2। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो इन तीनों टॉपिक से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जितना भी पूछा जाएगा इतने कंसेप्ट से जरूर पूछा जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए। आज के लिए इस टॉपिक को इतना ही रखते हैं। जब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे तो अगला टॉपिक होगा हमारा रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, उसके बारे में हम देखेंगे। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड। थैंक यू।